कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वर्नर का सिद्धांत। आज हमारी वीडियो नंबर 2 है उपसहसंयोजन यौगिक। तो वर्नर जो थे, जिन्हें हम लोग उपसहसंयोजन यौगिक जो होते हैं इनका जनक भी कहते हैं। तो वर्नर ने अपना जो सिद्धांत दिया है वो 1893 में अपना सिद्धांत दिया है। इन्होंने क्या बोलते हैं इसको? दूसरा उपसहसंयोजक रसायन के जनक बोलते हैं इनको। उपसहसंयोजक रसायन के जनक कौन थे? हमारे वर्नर साहब। अब इन्होंने जो बताया है हमें, ये जनक होगा, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। इसके बाद जब वर्नर की थ्योरी आई थी, सिद्धांत आया था, तो वर्नर ने हमें बताया था, और इसने जो बताया था वो इसके अनुसार, वर्नर जी के अनुसार, जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं इनमें दो प्रकार की संयोजकता होती है। दो प्रकार की संयोजकता। ये जो संयोजकताएं हैं इनके नाम थे, पहला था प्राथमिक संयोजकता, और जो दूसरा था वो था द्वितीयक संयोजकता। दूसरा था द्वितीयक संयोजकता। अब ये प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, इसके विषय में अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्राथमिक संयोजकता थी उसको हम लोग कह सकते हैं ये केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ऑक्सीकरण अवस्था, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। प्राथमिक संयोजकता किसको बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को। जबकि द्वितीयक क्या होती है? तो बच्चों ये होती है उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। उप सह संयोजन संख्या। तो प्राथमिक होगी ऑक्सीकरण अवस्था और द्वितीयक संयोजकता होगी हमारे पास उप सह संयोजन संख्या। इसके अलावा प्राथमिक संयोजकता के बारे में कुछ और चीजें भी हैं, जैसे यह आयनिक होती है, यह आयनिक होती है, प्लस माइनस में होगी। और जो हमारे पास ये है, यह निश्चित होती है, ये फिक्स होगी भाई, 4 है, 6 है, 8 है, कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या होती है? ये निश्चित होती है। और जो प्राथमिक है यह परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है। इनके ध्यान रखेंगे। इसको मैं एक बार रिकैप भी करा दूंगा आपको बच्चों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यह अदिशात्मक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह अदिशात्मक होती है। जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होती है बच्चों, यह दिशात्मक होती है। इसमें दिशा होती है जो कि निश्चित होती है। इसके अलावा इसमें एक और होता है, यह लिगैंड के द्वारा संतुष्ट होती है। जो द्वितीयक है ना, यह लिगैंड के द्वारा संतुष्ट होती है। तो बच्चों ये कई बार बोर्ड में आया है सवाल। अब दोबारा देखते हैं इसको पूरे को। सबसे पहले वर्नर का सिद्धांत 1893 में आया। वर्नर को ही हम लोग उप सहसंयोजक रसायन के जनक कहते हैं। वर्नर ने अपनी जो थ्योरी दी है, जो सिद्धांत दिया है, इसमें दो प्रकार की संयोजकता होती है। नंबर 1 है हमारे पास प्राथमिक संयोजकता, दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और द्वितीयक संयोजकता में उप सहसंयोजन संख्या होती है। मतलब कितने एक एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े देने वाले समूह केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या। अब ये आयनिक होती है, यह निश्चित होती है जो द्वितीयक होती है। इसके अलावा प्राथमिक परिवर्तनशील होती है और यह अदिशात्मक होती है। द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक होती है और यह लिगैंड के द्वारा संतुष्ट होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। अगला पॉइंट है बच्चों हमारा प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करना। कैसे इसको प्रदर्शित किया जाता है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको इसके बारे में बच्चों। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल है मेरे पास कोबाल्ट, और यहाँ पर NH3 जिसको मैं अमीन भी बोलते हैं। यहाँ पर कितने हैं? ये 6, और यहाँ पे बाहर है Cl3। ये एक समष्ट फलकीय कॉम्प्लेक्स है या जटिल है। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके स्ट्रक्चर को। CO, ये यहाँ पर आ जाएंगे NH3, ये NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3, NH3,
NH3 और यहाँ पर भी आता है हमारा NH3। इसके अलावा जो हमारे पास इसकी संयोजकता होती है, इसको मैं यहाँ पे प्रदर्शित करूँगा ऐसे। ये आ गया हमारे पास Cl, एक Cl हमारे पास यहाँ पर ये आ गया, और एक Cl बच्चों हमारे पास ये आ गया। अब जो ये डैश लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। और जो हमारे पास ये सॉलिड लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता। इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। मैं आपको पुनः बताता हूं कि पेपर में सवाल आया हुआ है और आगे भी आएगा कि वर्नर के सिद्धांत को समझाइए। तो जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये सारे आपको उसमें लिखने होंगे, आपको इनका ध्यान रखना होगा बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग वर्नर के सिद्धांत पर ही एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है कि फॉर एफिशिएंसी 6 आपको बताना है कि प्राथमिक संयोजकता क्या है और द्वितीयक क्या है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसकी प्राथमिक संयोजकता। कैसे निकाल लेंगे बच्चों? तो सबसे प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था। अब कैसे निकाल लेंगे इसको? तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, प्लस माइनस में तोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा 4K प्लस Fe(CN6) और माइनस आ जाएगा 4। क्यों आया 4 माइनस का? इसलिए क्योंकि यहाँ पर 4 प्लस के हैं भाई, एक पर +1 है तो 4 पर +4 हो जाएगा। इसके बाद इसको हम x मान लेते हैं, तो x प्लस 6 गुना -1, जो Cn होता है ना, उस पर कितना आवेश होता है? माइनस का 1 आवेश होता है, ध्यान रखेंगे इसका। बराबर जो ये होता है इसको बराबर में लिखते हैं -4। तो x - 6 बराबर -4, तो x बराबर आ गया +2। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसकी होगी प्राथमिक संयोजकता, कितनी है? +2। अब द्वितीयक क्या होगी? तो द्वितीयक बहुत ही आसान होती है बच्चों, बहुत ही आसान है ये द्वितीयक संयोजकता। तो यहाँ पर क्योंकि Cn है और Cn होता है एक दंती, कितने Cn है? 6। इसका मतलब है इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी है बच्चों? 6 है। अब इस एग्जाम्पल को देखेंगे हम। यहाँ पर ये प्राथमिक संयोजकता जब हम इसकी निकालेंगे, यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता, तो हमको देखना होगा कोबाल्ट, पहले इसको हम तोड़ के लिखेंगे। ये हो जाएगा CO En थ्राइस और +3 आएगा और +3 Cl- अलग हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, जो En होता है बच्चों, ये होता है उदासीन। उदासीन का मतलब है इस पर कोई आवेश नहीं होगा। तो CO प्लस 3 गुना 0 बराबर +3। तो कोबाल्ट, जिसको हम लोग X भी मान लेते हैं संयोजकता को, जो ये निकालनी होती है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था, उसको X मान लेते हैं हम लोग। हमने इसको मानना है X क्योंकि इसकी ही निकालनी है। तो X बराबर आ गया +3। इसका मतलब ये है कि प्राथमिक संयोजकता कितनी है इसकी? +3। अब हम निकालते हैं इसकी द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता। अब बच्चों इसकी जो द्वितीयक संयोजकता होती है कैसे निकाल लेंगे? सिंपल है। देखो En क्या होता है? En होता है बच्चों द्विदंती। द्विदंती का मतलब होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े देगा। किसको? कोबाल्ट को। तो द्वितीयक संयोजकता में हम करेंगे 3 गुना, कितने देता है भाई? एक En कितने देगा? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक जोड़ा। और जो हमारे पास 3 En है, ये कितने देंगे बच्चे? ये देंगे 3 एक देता है बच्चों, 2 जोड़े देंगे। इसको करेक्ट करेंगे, ये देगा एक En 4 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 जोड़े। तो ये देगा 3 गुना 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन के जोड़े। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बच्चों? द्वितीयक 6 हो जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह के सवाल भी पेपर में कभी कभी पूछ लिए गए हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। अब बच्चों हम यहाँ पर पढ़ेंगे उपसहसंयोजन यौगिकों में आयनों की संख्या ज्ञात करना। देखो बच्चों, कुछ कभी कभी सवाल आता है कि आयनिक चालकता क्या कितनी होगी, किसकी क्या होगी। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है CO NH3 का 6 और Cl3। मुझे बताना है कि पानी में घोलने के बाद ये कितने आयन देगा। एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक हो गया मेरे पास CO NH3 का 5 Cl Cl2। एक एग्जाम्पल है मेरे पास CO NH3 का 4 Cl2। बाहर है मेरे पास Cl। इसके अलावा PT प्लेटिनम Cl4 NH3 का
2। अब बच्चों हमको यहाँ पे बताने हैं किसमें कितने आयन होते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही मैं इसको पानी में डिज़ोल्व करूँगा तो पानी में डिज़ोल्व करने के बाद क्या होगा बच्चों, मेरे को मिलेगा CO NH3 का 6 प्लस 3 आ जाएगा क्योंकि 3 Cl है, ये माइनस में होंगे। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा CO NH3 का 5 Cl प्लस 2 आएगा और प्लस 2 Cl माइनस। ये कैसे आ रहा है बच्चों, देखो इसको मैंने लिखा तो ये 2 Cl माइनस और यहाँ पर 1 Cl पर -1 है तो 2 पर -2, तो इसलिए यहाँ पर +2 आ गया। इनका ध्यान रखना है बच्चों आपको। इसके बाद इसमें हम देखेंगे CO NH3 का 4 Cl2, ये हो गया प्लस में, और ये Cl माइनस। यहाँ पर हमको कोई भी आयन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ कोई आयन नहीं होता है। अब अगर मैं यहाँ पे आयनों की संख्या की बात करूँ तो बच्चों यहाँ पर जो आयन होंगे, दूसरे पेन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर आयन कितने हो जाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर आयन कितने होंगे बताइए आप लोग, सोचिए दिमाग में। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आयन हो जाएंगे 3 और 3 6, गलत। देखो 3 आयन तो हैं Cl के और एक ये पूरा भी तो आयन ही है, +3 को मत देखिए आप देखिए 3 ये और एक पूरा ये, 3 और 1 कितने हो गए 4, तो यहाँ पर आयन हो गए 4। यहाँ पर देखो 2 और एक पूरा आयन ये, तो कितने हो गए, ये हो गए 3 हो गए ये वाले, एक ये और एक ये पूरा, कितने हो गए 2, और यहाँ पर तो कोई आयन है ही नहीं, तो यहाँ पर आयन कितने हो गए 0। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आपके समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड होता है आयनिक चालकता। आयनिक चालकता। अब ये जो आयनिक चालकता होती है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनों की संख्या के, आयनों की संख्या। तो आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी आयनिक चालकता उतनी ही अधिक मानी जाती है। तो अगर मैं इसको कहूँ A, ये B, ये C और ये D, तो सबसे अधिक आयनिक चालकता किसकी होगी, जिसके आयन ज़्यादा होंगे। तो आयन ज़्यादा किसके हैं 4, किसके हैं A के, तो A। उसके बाद किसका नंबर आएगा B में कितने हैं 3। उसके बाद किसका नंबर आएगा बच्चों, बताओ सोचो, C का नंबर आएगा, 2 आयन है इसके पास। और सबसे लास्ट में आएगा D, क्योंकि इसके पास कोई भी आयन नहीं है। तो आयनिक चालकता वाला टॉपिक पेपर में आया हुआ है, आप इसका ध्यान रखना। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, ऐसे और एग्जाम्पल से भी सवाल बन सकता है, तो आपको इनका ध्यान रखना है बच्चों। अब बच्चों हम यहाँ पर शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रभावी परमाणु क्रमांक, जिसको हम EAN रूल या EAN नियम भी कहते हैं। E का मतलब है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम। यह नियम बच्चों दिया है सिडविक व लोरी ने। इस नियम में होता क्या है, जो हमारा कम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, उसमें जो केंद्रीय धातु होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 36। अगर 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी कहेंगे हम कि यह EAN नियम को मानता है। अब इस नियम में EAN जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु क्रमांक है, उसको निकालने का एक सूत्र होता है बच्चों। सूत्र क्या है, EAN बराबर केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक, केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। इसके अलावा इसमें से हम घटाएंगे केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। अब हम इसमें और क्या करेंगे, +2 गुना लिगेंड की संख्या, या फिर उप सह संयोजन संख्या ज्यादा अच्छा रहेगा, उप सह संयोजन संख्या। तो क्या है नियम, EAN बराबर केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक माइनस केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 2 गुना उप सह संयोजन संख्या। एक एग्जांपल से सीखते हैं बच्चों। जैसे मेरे पास है K4FeCN6, आप लोग तो पक्के होंगे इस एग्जांपल से, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, तो EAN निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा बच्चों, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपको पता है, ये होता है 26। अब घटानी है ऑक्सीकरण अवस्था, हमने कई बार निकाल ली है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो Fe की यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी K4 के केस में जो आती है बच्चों, तो Fe यहाँ पर होता है +2 के अंदर, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी यहाँ पे -2 घटाएंगे इसमें से, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, और प्लस
2 गुना उप सहसंयोजन संख्या कितनी है बच्चों यहाँ पर 6। अब देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर जोड़, यह आएगा 26 में 2 गए कितने हो गए 24, 24 प्लस 12 कितना हो गया बच्चों 36। इसका मतलब ये है कि K4FeCN6 EAN नियम को मानता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं जो आप लोग करोगे, करने के बाद आप EAN इजीली निकाल पाओगे। देख लीजिए ध्यान से। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चों EAN वाले हम लोग। जैसे मैंने लिखा है K3FeCN6 NiCO4 CrNH3 का 6 Cl3, ये Cl है, ध्यान से देखना आप इसको। तो पहला एग्जांपल करते हैं। तो EAN बराबर होगा बच्चों, EAN बराबर Fe कितना होता है 26 माइनस, अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालनी पड़ेगी बच्चों। तो ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाल लेंगे इसकी, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 3K प्लस FeCN6 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। इसको हम क्या मान लेंगे x, तो x प्लस 6 गुना -1, ये माइनस का 1 है, और बराबर -3, तो x माइनस 6 बराबर -3। तो ये आ जाएगा यहाँ पर x बराबर प्लस के 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और प्लस 6 गुना 2, या 2 गुना 6 कर लीजिए, बात वही है। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो गए 26, तो ये कितने होते हैं बच्चों 38 में से 3 गए, ये हो गए हमारे पास 35। तो K3FeCN6 EAN नियम को नहीं मानता है। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं NiCO4, तो EAN निकालेंगे। तो EAN निकालने के लिए निकिल कब आता है, आयरन कोबाल्ट निकिल, तो इसका कितना होगा 28 परमाणु क्रमांक माइनस। अब क्योंकि ये CO जो होता है ये होता है कार्बोनिल, और ये कैसा होता है बच्चों उदासीन, तो इस पर कोई आवेश नहीं है, तो निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ कितनी हो जाएगी 0, और प्लस 2 गुना 4, अब कितना हो गया, ये हो गया 28 प्लस 8, और 28 और 8 कितने होते हैं बच्चों 36। इसका मतलब ये है कि जो NiCO4 है निकिल टेट्रा कार्बोनिल है, इसका नाम है निकिल टेट्रा कार्बोनिल। ये किसको मानता है, ये EAN नियम को मानता है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों हम, ये है CrNH3 का 6 Cl3। अब हम लोग क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसका EAN। तो EAN जब निकालेंगे हम बच्चों इसका, तो जो क्रोमियम होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 24, यानी कि 24 माइनस। अब यहाँ पर जब आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लोगे तो ये आएगी +3। कैसे निकाल लेंगे देख लो एक बार। इसको मैं लिख सकता हूँ CrNH3 6, और ये हो जाएगा +3 प्लस 3Cl माइनस, क्योंकि 3Cl है तो +3 आया। अब इसको निकाल लेंगे, तो क्योंकि NH3 होता है ये होता है उदासीन, तो इसको हम x मान लेते हैं पहले। x प्लस 6 गुना 0 बराबर +3, ये वाला +3 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों प्लस का 3। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या आता है, तो ये आ गया 3 और प्लस 2 गुना कितना हो गया ये 6, तो ये बैठ गया हमारा 24 -3 और प्लस 12, 24 और 12 हो गए हमारे कितने 36, 36 हो गए। 36 में से घटाएंगे 3 तो कितना आया 33। इसका मतलब ये है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स भी हमारा जटिल EAN नियम को नहीं मानता है। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इनको साझा करें जो हम वीडियो डाल रहे हैं, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा। और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।